आप सभी को नमस्कार। परिचय से शुरू करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक और मेरा घर लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बाबूबरही प्रखंड में है। आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए एक बार दिलीप सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। एक बार मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, हिंदी सबको समझ में आती है? धन्यवाद। तो अभी तक हमारे बीच में कुछ ऐसे भी साथी हैं जो अभी तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ साथी हैं तो एक बार हाथ उठाएंगे। जो अभी नए हैं, जो अभी तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, एक बार हम सब लोग मिलके इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि आज ये हमारे मेहमान हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताऊंगा। अपने बारे में बताना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं गरीब घर में पैदा हो गया तो गरीब ही रहूंगा, या मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो यदि आपको मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बताऊंगा तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि मुझे लगता है यहां पे जितने भी आदमी बैठे हैं, एक दिन मेरी कहानी ऐसी थी कि आप सबसे कमजोर थे। एक दिन मेरी कहानी ऐसी थी कि दिलीप सर बताते हैं कि 40% लोग जो हैं वो 15,000 से कम कमाने वाले हैं इस इंडिया में, 40 या 45 शायद। तो लेकिन अपनी कहानी तो ऐसी थी कि कमाई कुछ थी ही नहीं, शुरुआत करना था कि शुरुआत जितने से हो जाए। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे याद है कि जो नौकरी, जिस नौकरी की मैंने शुरुआत की थी वो 400 रुपए महीने की थी। मुझे लगता है आज तक किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मैंने कहीं पे बोला ही नहीं। 400 रुपए महीने की एक छोटी सी, उसको फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री थी नहीं। ऐसे छोटे से जगह में एक सेठ जी थे, उन्होंने सीमेंट और बालू से पत्थर का स्लैब बनाने का काम था उनका। तो उसी में मैं मुंशीगिरी करता था और साथ में मैं इंटर की पढ़ाई भी करता था। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको अपना जो मेरा बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना चाहूंगा। बता दूं? सुनने के लिए तैयार हैं सभी लोग? चलिए, तो एक बार मेरा नाम मैं फिर से बता दूं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक है और एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे खानदान में सबका पेशा था पुरोहिती कराना, लेकिन मेरे पिताजी के हिस्से में वो नहीं आया। ठीक है, मेरे गांव में, मेरे परिवार में मेरे एक चाचा जी रेलवे में सिग्नल इंजीनियर थे। एक चाचा जी वो बचपन से ही बीमार रहते थे और उनका देहांत हो गया था। एक चाचा जी था तो मेरे गांव का जितना भी पुरोहिती था वो सब उनको दे दिया गया था। मेरे पिताजी थोड़ा सा वो राजा महाराजा वाले स्टाइल में थे, वो कोई काम उनको करना पसंद नहीं था। और
भांग खाते थे और मस्त रहते थे। उनकी शादी करा दी गई, उनके भाइयों ने उनको जबरदस्ती शादी करा दी कि शादी करा देंगे तो ये सुधर जाएगा। और उनकी शादी हो गई, लेकिन वो सुधरे नहीं। शादी हो गई, फिर उनका मतलब मेरी माताजी ससुराल आई। सबसे बड़ा बेटा मैं, मेरे बाद मेरे से एक छोटा भाई, फिर और छोटा, फिर और छोटा, हम 4 भाई। हमारा जन्म तो हुआ, लेकिन हमारे पिताजी थे वो, उन्होंने कसम खाया था कि मुझे सुधरना नहीं। और जब हम छोटे छोटे से थे तो मैंने देखा कि हमारे जो मामा जी थे वो बहुत सपोर्ट करते थे। वो चावल लेके आते थे, दाल लेके आते थे, और इस तरह से हमारे घर में खाना पीना बनता था। मैं बचपन से ही पथिया और खर्रा लेके गाछी जो मेरे बगल में ही था वहां से पत्ता लाना, जारन तोड़ के लाना, और इस तरह से काम चलता था, किसी तरह से काम चलता था। थोड़ा बहुत जो जमीन था तो हमारी माता जी भी कभी आलू रोप दिए या कुछ अपना होता था, बस उसी से काम चल, पैसा तो था ही नहीं कहीं पे। और मेरे पिताजी थे जो भूखे रहेंगे लेकिन नहा धो के एकदम तैयार होके और चौक चौराहा घूमते थे, बस उनका यही काम था। किसी को 2 थप्पड़ मार देना, किसी से झगड़ा कर लेना, यही सब होता था। मेरे चाचा जी उनका शादी करके और उनको अलग कर दिए थे कि जिम्मेदारी को समझेगा, लेकिन जिम्मेदारी को उन्होंने समझा नहीं। लेकिन संजोग ऐसा हुआ, जब मेरे तीसरे भाई का जन्म हुआ तब उनको वो किसी व्यक्ति के साथ में बाहर चले गए, और बाहर मतलब दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद में वहां पे उन्होंने एक फैक्ट्री, नीलम टायर ट्यूब फैक्ट्री करके था, उस टायर ट्यूब की फैक्ट्री में उन्होंने काम शुरू किया। और जैसे तैसे घर पे वो 100 रुपया महीना पठाते थे, ये मुझे याद है। उस समय में मनी ऑर्डर आता था। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, घर की सारी समस्याएं बचपन से ही देखता था, तो ऐसे लगता था कि मुझे कुछ करना है। मतलब बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं हनुमान बन के आया हूं और मुझे तो समुद्र पार करना है, ऐसा मुझे बचपन से ही लगता था। और बचपन में ही कहते हैं ना जवान हो जाना। जब एक बच्चा इस बारे में सोचने लगे कि उसका परिवार कैसे चलेगा, तो समझ लीजिए कि वो जवान हो रहा है। 12 साल की उम्र में कक्षा 6 में मैं बाहर चला गया, क्योंकि घर पे बहुत सारी दिक्कतें थी। सर आप सब लोग कुछ मत करिए, आप मीटिंग ध्यान से सुनिए, आने वाला खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? और जगह भी है, सब लोग बैठ भी जाएंगे। बचपन में मुझे याद है कि हमारे घर के बगल में एक महतो जी थे, वो खेती किया करते थे सब्जी की, कभी आलू की खेती, कभी गोभी की खेती। तो जब आलू का खेती होता था, जब आलू उखड़ता था, तो उस समय उसमें आलू में से जो पत्ता निकलता था उसका साग बनाते थे। हम जाते थे लाने के लिए। जब गोभी कटता था तो जाके खड़े हो जाते थे, देखते थे जब वो गोभी काट के गोभी लेके चला जाता था तो उसमें से मुलायम मुलायम पत्ता चुन के लाते। और कई बार ऐसे होता था कि 2-2 दिन 3-3 दिन तक वही पत्ता खा के और मरुआ रोटी खा के अपना काम चलता था। रोज आग लाने के लिए रोज
बगल में पसरा था, पसरा ही बोलते हैं उसको, जहां पे हंसुआ ये खुरपी सब बनता है। रोज जाते थे, एक गोईठा लेके जाते थे और वो उस गोईठा को उसमें डाल देते थे। जब वो जलने लगता था तो गोईठा लेके फिर घर पे आते थे। फिर उससे, चूंकि मेरी माँ की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए बेटी वाला काम भी मुझे करना पड़ता था। माँ के साथ में जांच चला के आटा पीसना, अकेले तो पीसेगी नहीं, और कोई दियादनी या कोई उनको कुछ कर नहीं देता था, कोई कुछ नहीं करता था। थोड़ी सी मेरी माँ सुधंग थी, उतना समझती भी नहीं थी, लेकिन मैं जब तक रहा साथ में रहा। ढेकी माँ कूटती थी तो मैं चावल को उसकाना बोलते हैं, उसको उसकाते थे। एक बार पूरा ढेकी का ये गिर गया मेरे हाथ, शाम बोलते हैं ना उसका। हाँ, तो ये समय हमने देखा है, शायद अब तो उस समय की लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इतनी तकलीफ में कोई है मेरे हमारे बीच में? क्या? तो चलिए, अगर वो तकलीफ है, नहीं है तो मान लीजिए कि है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस तकलीफ से निकलने की जो छटपटाहट है ना, वो छटपटाहट ही आपको एक दिन बड़े मुकाम पे लेके जा सकती है। ठीक है, इतना कहानी सुना आपने, ये तकलीफ की कहानी थी। इसके बाद थोड़ी सी कहानी संघर्ष की भी थी। मैं जब क्लास 6 में था तो मुझे मेरे पिताजी लेके चले गए थे। मुझे याद है, श्रमजीवी एक्सप्रेस में मैं गया था पटना से। उस समय पटना से वो चलती थी, और भीड़ इतनी थी कि मैं खड़ा होके गया था। मतलब पटना में पिताजी का एक पेटी था, उस पेटी पे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था, और उस पे खड़ा होकर मैं दिल्ली तक गया था। पहली बार जब मैं गया था, मुझे ये पूरा याद है। एक बार राजकुमार सर के लिए ताली बजा दीजिए। तो जब मैं गया, उस समय मेरे पिताजी पंडिताई का काम किया करते थे। ठीक है, देखिए, बचपन में ही मैं एक चीज कहता हूं कि आजकल जब बच्चे संघर्ष में होते हैं ना, माता पिता उनको संघर्ष नहीं करने देते। अगर टीचर उनको एक थप्पड़ मार दे तो माता पिता चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। अरे सर, आप लोग एक चीज समझिए, अगर वो टीचर थप्पड़ मार रहा है ना, अपने लिए नहीं मार रहा है, वो आपके लिए ही मार रहा है। वो उसको सुधारने के क्रम में, जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो हाथ की नीचे से हाथ डालता है और ऊपर से उसको ठोकता है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई टीचर आपके बच्चे को मारता है, उसकी उससे दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन उसकी बुराइयों को ठीक करे, इसलिए वो उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देता है। लेकिन हम लोग क्या है, पनिशमेंट से घबराते हैं। मुझे याद है, मैं 10 साल का रहा होऊंगा और मेरे भाई को टिटनस हो गया। टिटनस एक बीमारी है जो अब तो उतना नहीं होता क्योंकि सबको टीका लग जाता है, लेकिन उस समय जो भी कारण रहा होगा उसको टिटनस हो गया। जब वो 8 दिन का था तभी उसको टिटनस हो गया, और मुझे दवाई लाने के लिए मेरी माँ बोली कि इसका दवाई खत्म हो गया। 10 साल का था सर, मेरे ख्याल से इतना बड़ा रहा होगा, इससे भी छोटा ही था। दवाई कहां से लाना था? खुटोना से। अब हमारा परिवार चूंकि अलग थलग, मतलब वो कहते हैं ना कि सब उसको छोड़ के चलते थे, तो खुटोना से लाना था। मेरी माँ ने बोला पर्चा ले, पैसा ले, दवाई ले आ। तो मैं भी पर्चा लिया और चल दिया दवाई लेने। और जब मैं खुटोना बस स्टैंड पे पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक कहानी है, संघर्ष की बहुत रोचक कहानी।
और कैसे ईश्वर मदद करते हैं जब कोई संघर्ष में होता है, उसकी कहानी है। तो जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा तो बस जयनगर के लिए खूब मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। वो स्टार्ट करके और बस वाला उसको गुई गुई नहीं करता, उसको रेस देता है। तो मैंने बस वाले से पूछा कि भैया या चाचा जो भी बोला होगा कि बस कितने देर में खुलेगी। तो बोला कि अभी 5 मिनट टाइम। तो मैंने कहा कि आप रुकना, मैं आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो कहानी हुई थी वो ये हुई थी कि जब मैं घर से आया था और दवाई के दुकान पे पहुंचा, जो मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है, दवाई वाले को जब पर्चा दिखाया तो दवाई वाले ने पूछा कौन सा दवा चाहिए। अब ये तो मुझे पता ही नहीं था कौन सा चाहिए। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है कौन सा चाहिए। उस समय में फोन तो होता नहीं था। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर से पर्चा लिया और मैं घर की तरफ। जब मैं बस स्टैंड पे आया तो वहां पे एक बस लगी थी। मैंने बस वाले से पूछा कि ये बस कितने देर में जाएगी। उसने कहा कि 40 मिनट अभी टाइम है। मैं दौड़ते हुए घर पे आ गया, 6 किलोमीटर, और एकदम हाफता हुआ मैंने माँ को बोला कि कौन सा दवाई लेना था, ये तो तूने बताया ही नहीं था। तो माँ मेरी गाली बहुत देती थी हमको, बचपन में मारती भी थी। मैंने माँ का मार बहुत खाया। बदमाश था, थोड़ा सा चंचल था, तो ये सब होता है। तो उसने गाली देते हुए ही मुझे बताया कि ये देख इस दोनों पे ठीक लगा है, यही दोनों लाना। बस फिर मैंने पर्चा झपका और फिर मैं दौड़ने लगा। मेरा टारगेट था कि वो जो 40 मिनट में बस खुलने वाली है ना, वो बस मुझे आते समय में मिल जाए। और जब मैं वापस गया तो वो बस स्टार्ट करके और उस बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर दूर वो दवा दुकान। मैंने बस वाले को हाथ जोड़ के मैंने बोला भैया या चाचा, जो भी चाचा बोला होगा, कि चाचा जी बस में तुरंत गया और तुरंत आया, आप मेरा इंतजार करना, मैं थक गया हूं क्योंकि मैं 2 बार दौड़ के गया आया फिर गया। अभी मेरी सांस फूल गई उस बात को याद करके। और मैं गया दवा दुकानदार के पास, मैंने बोला ये दोनों दवा देनी है। मैंने दवा लिया और फिर मैं दौड़ता हुआ, और जब मैं आया तो बस खुल चुकी थी। बस स्टैंड से लगभग 200 मीटर दूर धीरे धीरे वो जो खलासी था वो पीछे की तरफ देख रहा था। सर जैसे उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, मुझे लगता है इतनी खुशी मुझे कार खरीदने से नहीं मिली, इतनी खुशी मुझे टेक्निकल पे जाने से नहीं मिली, जितनी खुशी मुझे उस दिन बस मिलने से मिली। और मैं बस में एक तरह से ये समझिए कि बस में चढ़ के और मैं एकदम गिरता पड़ता। तो क्या है ना, जब संघर्ष होता है ना तो वहां से परिपक्वता आती है। आज आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को आरसीएम बताते हैं और लोग आपको मना कर देते हैं। क्यों पता है? आप में परिपक्वता ही नहीं है। आप उस बात को उतनी गहराई से बता ही नहीं पाते। जिस दिन आप इस बात को गहराई के साथ में बताने लगिएगा ना साथियों, लोग अपना दिल आपके हाथ पे रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी किसी के साथ खिलवाड़ मत कर। अगर कोई व्यक्ति समर्पित भाव से आपके पास में आता है और वो तैयार होता है, तो यह ध्यान रखना है कि उसके उस दिल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये तो वो कहानियां हैं जो मैं बता पा रहा हूं। मैंने बचपन में ऐसे ऐसे अपमान सहे हैं कि लोग जब मुझे आरसीएम के लिए मना करते थे ना, तो मुझे वो अपमान लगता ही नहीं था, क्योंकि मैंने उससे गहरे गहरे अपमान। मेरे पिताजी का नाम नरेश था, लेकिन मैं बचपन में जब भी निकलता था ना, तो मुझे लोग कहते थे ये नरहेर का बेटा। बचपन में होता है ना, लोग मजाक, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे, सब लोग। अगर मैं 4 आदमी के बीच में कुछ बोलना चाहता था तो मुझे कभी बोलने नहीं देते थे। वो समझते थे कि ये एकदम वैल्यूलेस है, क्योंकि जिसका पिता वैल्यूलेस होता है ना, उसके बच्चों की भी वैल्यू तभी होती है जब वो साबित करेगा। आप सोच सकते हैं कि इतना अपमान जिसने बचपन से झेला हो, उसको कोई आरसीएम में मना कर दे तो उसको क्या अपमान लगेगा। उसको तो लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है। क्या आपको इसलिए बुरा लगता है, आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपका अभी तक किसी ने उस तरह से अपमान नहीं किया, तो आपको लगता है कि अरे इसने मना कर दिया, ये तो मेरा अपमान हो गया। मैं पिताजी के पास चला गया, वहां पे खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सारा का सारा काम मेरा हो गया। फिर मैं बचपन से रोटी बनाने लगा, सारा खाना बनाने लगा। मैं शुरू शुरू में तो रोटी जैसे समोसे का ये होता है उस तरह से बनता था, भारत का नक्शा बनता था, कभी पाकिस्तान का नक्शा बनता था। फिर धीरे 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 मैंने सीखा गोल भी बनने लगा। रोटी बनाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। अक्सर मैं पिताजी के लिए रोटी बना के बाकी का आटा फेंक दिया करता था। मैं खुद सब्जी खा के रह जाता था। कौन इतना झंझट पाले। आप सोच के देखिए ना, अगर 12 वर्ष के बच्चे पे सारी जिम्मेदारी हो तो वो कैसे करेगा। वैसे मैं करता था। एक बार मुझे याद है, दाल छोंकने के लिए मैंने करछ में तेल डाला, सब कुछ डाला, और वो उलट के मेरे हाथ पे पड़ गया। पूरे हाथ पे 2-3 महीने तक पूरा ऐसे ही रहा। तो बच्चा था, मां साथ में नहीं थी, मां घर पे रहती थी। एक चिंता रहता था कि मैं सबसे बड़ा हूं और पिताजी के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलना मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं 12 साल की उम्र से ही समझ गया। छोटे मोटे काम मैं अक्सर क्या करता था, 5-10 रुपए बचा के दीपावली के समय में पटाखे लाता था, फोड़ने के लिए नहीं, बेचने के लिए। और उसको जो है किसी कार्टून के ऊपर में रख के और अपना, ये था मतलब एक चीज था कि इस गरीबी से निकलना है। पता नहीं कैसे निकलूंगा, ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जितने प्रयास हुए वो सारे प्रयास में निकले। मेरे सामने जो भी, मैं आज भी किसी से कहता हूं मुझे आप पैसे कमाने का तरीका बताओ, अगर वो प्रूफ तरीका होगा तो मैं उसको करूंगा। तो इस तरह से पढ़ाई के समय में भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि एक चिंता थी कि पैसा कैसे आएगा। और पढ़ाई में मैं बहुत तेज नहीं था, मैथ बहुत कमजोर थी मेरी। मैं मैट्रिक में पास हो गया सेकंड डिवीजन से, 45% मार्क्स थे मेरे, और मैथ में मेरे 30 नंबर थे। हाँ, सपने बड़े थे, जिसके कारण से मैंने इंटर में भी साइंस रखा। एक भरोसा था कि अच्छा आगे पढ़ लूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे ही मैट्रिक का परीक्षा दिया तो मैंने कंपाउंड्री शुरू की। पिताजी का एक सपना था कि ये झोला छाप डॉक्टर बन जाए। हमारे बीच में कोई झोला छाप डॉक्टर है? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर को। ठीक है, लेकिन मेरा सपना ये कभी नहीं रहा। मेरा सपना क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरा सपना एक ही था कि जो करूं एक नंबर में करूं।
2 नंबर में कुछ ना करूं। तो फिर मैं जब इंटर की पढ़ाई करने लगा तो क्योंकि कंपाउंड्री में मुझे पैसा नहीं मिलता था, फ्री में करता था मैं, तो इसलिए मुझे था कि कुछ काम होगा तो मैं वो भी करूंगा। एक चीज क्या था, बचपन से मैंने 12 साल की उम्र तक मैंने नए कपड़े क्या होते हैं ये कभी देखे भी नहीं। मैं किसी ना किसी का पुराना ही कपड़ा पहनता था, और अक्सर मेरे चाचा जी जो सिग्नल में थे तो उनको खाकी वर्दी मिलती थी, तो जब वो कपड़ा पुराना हो जाता था, फट जाता था पैंट शर्ट, तो उसी का काट के मेरे लिए हाफ पैंट और हाफ शर्ट बनता था। लोग मुझे पोस्टमैन कह के चिढ़ाते थे, लेकिन मेरा बचपन ऐसे ही बीता। तो मुझे कपड़े का बहुत शौक था, और पिताजी की इतनी आमदनी थी नहीं वहां पे भी, क्योंकि वहां पे जो पैसा उनको 200 रुपया महीना मिलता था और कुछ पैसे चढ़ावे से आता था, तो वो सब पैसा वो गांव भेज देते थे। तो मुझे था कि मैं ट्यूशन पढ़ा के ही सही, कुछ भी करके मैं थोड़ा सा कपड़ा जो है वो अच्छा बनवाऊं अपने लिए। तो मैंने 400 रुपए की नौकरी जब मैं इंटर में था तो शुरू की। ट्यूशन वगैरह मैंने कभी पढ़े नहीं, क्योंकि ट्यूशन वाले को मोटा फीस देना पड़ता था। इंटर में मैं फेल हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार चली गई थी, कल्याण सिंह की सरकार आ गई थी, और उन्होंने परीक्षा को एकदम टाइट कर दिया, एकदम टाइट। अब परीक्षा से पहले तक तो उम्मीद थी कि चोरी चलेगी, उसके बाद में भी कि अब नहीं चलेगी, तो नहीं चली और मैं फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया, सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, हिंदी में भी। तो अब क्या करें, पिताजी ने कहा कि अब जो है बेटा कोई परमानेंट नौकरी, पढ़ाई वढ़ाई अब फिर से इंटर करोगे बहुत समस्या है। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, ये तो थे, वो तो कभी छोटे नहीं, मेरे सपने कभी छोटे नहीं। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं आप पे बोझ बिल्कुल नहीं बनूंगा, मुझे थोड़ा सा मौका और दीजिए। और मेरे मन में एक लक्ष्य था, उस समय में लालू जी की सरकार थी बिहार में और चोरी खूब दबा के चलता था, तो मेरे मन में आया कि मुझे इंटर पास करना है तो मुझे बिहार चले जाना चाहिए, और मैं बिहार आ गया बिना टिकट का। मैंने पिताजी से 1 रुपया नहीं लिया, और ना ही उनसे ये, उनको बोला आप फ्री हैं, आप अपना घर पे जैसे पैसा। हाँ, लेकिन संजोग एक चीज और हुआ था कि जब मैं इंटर में था तो मेरी माताजी बाकी तीनों भाइयों को लेके मेरठ चली गई, मतलब जहां मेरे पिताजी रहते थे वहां चली गई। तो अब गांव पे कोई नहीं था, तो मैं वहां से गांव आ गया। गांव में मेरे फूस की झोपड़ी थी और कुछ था नहीं। फूस की झोपड़ी भी ऐसी कि हम अपने घर में ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सके, ऐसी स्थिति। लेकिन मैं जैसे ही आया तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, उस समय इंटर में फॉर्म भरने में पैसे लगते थे 200-300 रुपए। तो मैंने, मेरी एक चाची हैं, अभी भी हैं वो, मैंने मेरी चाची से बोला कि मुझे कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए। तो चाची ने बोला कि मेरे कान में कुंडल है, इसको ले जा, बंध के रख ले और इसको छुड़ा लेना बाद में। उस समय पैसे की सभी के पास दिक्कत थी, तो मैंने उस कुंडल को 300 रुपए में बंधक रखा, इंटर का फॉर्म भरा और इंटर की परीक्षा दी। साइंस से फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, क्योंकि चोरी चली बढ़िया से। इस तरह से मैं इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, और उसके बाद में मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाने लगा और बच्चे सबको। तो चाची का जो कुंडल था बंधक, उसको छुड़ाया, और फिर मैं जब इंटर पास हो गया तो फिर मैंने अपना एडमिशन आर के कॉलेज मधुबनी में केमिस्ट्री ऑनर्स में करा लिया। ठीक है, मुझे लगा कि वहां भी चोरी चल जाएगी। मधुबनी आया, मधुबनी आके भी ट्यूशन पढ़ाने लगा।
देखिए, मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सरकारी नौकरी भी किया है मैंने। तो आप कहेंगे कि जब पढ़ा लिखा ठीक से नहीं था तो नौकरी कैसे मिली? तो मैं वो आपको बता रहा हूं। ग्रेजुएशन पहले साल परीक्षा दिया, फेल। फिर दूसरे साल भी परीक्षा दिया और ऑप्शन मिलता है कि पहली परीक्षा को आप फिर से दे सकते हैं। तो दूसरे साल परीक्षा दिया, उसमें भी फेल हो गया। और पहली साल वाला जो दोबारा दिया था उसका रिजल्ट मैंने आज तक देखा नहीं। क्योंकि संजोग ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने दूसरी साल का परीक्षा दिया, मेरी माता जी का ये हाथ क्रैक हो गया वहां पे मेरठ। वो एक एक्सरे टेक्नीशियन के पास गई और उन्होंने उनसे जाके बोला कि मेरा बेटा इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास है, उसको भी अपने पास रख लीजिए। और उस एक्सरे टेक्नीशियन ने कहा कि आप उनको बुलाइए, मैं एक जगह बताऊंगा, वहां पे भेज दीजिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास है तो उनका एडमिशन वहां हो जाएगा और वो लैब टेक्नीशियन बन जाएगा। मुझे लगता है ईश्वर जो भी करते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। सोचिए, अगर मेरी माता जी का हाथ क्रैक नहीं होता तो मैं जीवन में कभी सरकारी नौकरी में भी नहीं होता। कई बार ऐसे होगा आपके जीवन में जब आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब कोई घटना होती है उसके पीछे बहुत बड़ी रचना होती है। और मैं भी सोच रहा था कि अब जब मैं 2-3 साल फेल ही हो गया था तो मैं सोच रहा था कि यहां से मैं निकलूं, और मैं डायरेक्ट वहां गया, वहां मैंने एडमिशन लिया। मैं लैब टेक्नीशियन, बड़े दिल से पढ़ाई की मैंने, क्योंकि मुझे अब शादी की चिंता सताने लगी थी कि मैं घर में बड़ा हूं, कहीं ना कहीं तो मेरी शादी हो ही जाएगी, तो कुछ अच्छे से करूंगा, पैसा कमाऊंगा। क्योंकि पिताजी और माताजी का जो तकलीफ मैंने देखा था जीवन में, मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं उस तकलीफ को दूर करूंगा। और मैंने वहां से लैब टेक्नीशियन 2 साल का होता है उसको पास किया अच्छे से। मैं 100 विद्यार्थी में सबसे टॉप था। टॉप क्यों था? क्योंकि विद्यार्थी तो इंटर करके आते थे, मैं भले ही ग्रेजुएशन में फेल ही हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन की 2 साल की पढ़ाई तो मैंने की थी, तो इसलिए मेरे लिए वो सब्जेक्ट हल्का था। मोटे मोटे किताबों को मैंने उल्टा के भी देखा था, कुछ रीडिंग भी दी थी, तो अध्ययन तो हो ही जाता है। और इस प्रकार से मैं फिर परमानेंट बिहार का हो गया। सन 2000 ईस्वी में मेरी शादी भी हो गई और सन 2000 से मैं बिहार में ही रहने लगा। मैंने जांच घर शुरू किया और 2005 में मेरे पिताजी अचानक से बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी का इलाज भी हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और वो 2005 में इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के 1 महीने बाद मुझे नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिला और नौकरी करने लगा। 2000 यूं तो आरसीएम के बारे में बहुत सारे लोग कभी न कभी बताते ही थे, लेकिन मैंने कभी किसी का सुना नहीं। मैंने कभी किसी को सामने बैठ के आरसीएम बताने का मौका नहीं दिया। मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया। मुझे कोई कहता आरसीएम तो मैं उसके हाथ जोड़ लेता था कि बस मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय में भी बहुत सारे लोग ठगी किया करते थे। कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोगों का ध्यान इधर रहेगा तो क्या ठीक है। उस समय मुझे कोई भी आरसीएम का नाम लेके बताने का प्रयास करता था तो मैं कभी किसी की सुनता ही नहीं था। मैं ऐसी नजरों से देखता था उसकी तरफ वो फिर टिकता नहीं था वहां। अच्छा, आप लोगों को भी कोई देखता है ऐसी नजरों से? देखता है कि नहीं देखता है? हाँ कि ना? तो आप समझ जाइए बीके पाठक है। बात समझ रहे हैं साहब? जो लोग जीवन में कुछ करने वाले होते हैं ना, वो बहुत सर्च करके आते हैं, वो वैसे ही नहीं आएंगे।
और जब वो सर्च करते हैं ना तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अक्सर ये बात हमको बुरा लगता है और हम वहां से हट जाते हैं और फिर सोच लेते हैं कि आज के बाद इस बीके पाठक से मिलना ही नहीं। क्या ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? ऐसा नहीं सोचना। हाँ, तरीका थोड़ा सा दूसरा निकालिए। जैसे मुझे आरसीएम में लाने के लिए दूसरा तरीका निकाला गया। वो तरीका क्या था? एक बैंक मैनेजर का लड़का, थोड़ा सा पानी सर पीने वाला, ठीक है। एक बैंक मैनेजर का लड़का, मैं मेरे क्लिनिक में बैठा हुआ था और मेरे ही क्लिनिक में बैंक मैनेजर का लड़का जिसका नाम मोहम्मद मुजाहिरुल बारी, उसको मार्केटिंग प्लान बताने के लिए वो बैंक मैनेजर का लड़का, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आदरणीय पंकज सिंह के लिए, जिनके माध्यम से ये आरसीएम बिजनेस मेरे समझ में आया, ठीक है। वो मेरे क्लिनिक पे आए, इसी तरह का क्लिनिक था, मैं अंदर में बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे कंपाउंडर से, क्योंकि उस समय पेशेंट नहीं था कोई भी, तो मेरे कंपाउंडर से उन्होंने बोला कि आइए आपको कुछ दिखाते। और उन्होंने एक महंगाई का ग्राफ दिखाया। क्या दिखाया? महंगाई का ग्राफ। उन्होंने बताया कि 1920 ईस्वी में जिसके पास में 1 रुपया महीना का इनकम होता था वो व्यक्ति अमीर होते थे। और मैंने इसको सुना, मैं अंदर में बैठा था, मैं उनके सामने नहीं था, मैंने सुना और सुना तो मुझे लगा कि होता होगा, 1920 तो हमने देखा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि 20 साल बाद 1940 ईस्वी में इस पे एक जीरो बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं महंगाई का जीरो फैक्टर। क्या बोलते हैं? महंगाई का जीरो फैक्टर। और इस ग्राफ को इजाद किया एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, कोई इसको अमृत सेन भी बोलते हैं, लेकिन यह है अमर्त्य सेन। ये अभी भी जिंदा है, शायद 85 वर्ष के हैं। उन्होंने बोला कि अगले 20 साल बाद 1960 ईस्वी में इस पे एक जीरो और बढ़ता है और ये 100 रुपया हो जाता है। और अगले 20 साल के बाद 1980 ईस्वी में इस पे एक जीरो और बढ़ता है और ये 1000 रुपये हो जाता है। अब 1980 की बात मुझे थोड़ी थोड़ी याद थी, मैं था बहुत बच्चा, लेकिन 80 का मतलब 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी को गोली मारा गया था, वो मुझे पूरा याद था। और 1984-85 में मेरे जो चाचा जी रेलवे में थे उनका दरमाहा था 850 रुपए, मुझे ये भी याद था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में 850 रुपए का दरमाहा था, मतलब है 1980 ईस्वी में जिसका इनकम 1000 रुपए महीना का था वो अच्छा जीवन जी रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि सन 2000 ईस्वी में इस पे एक जीरो और बढ़ा और ये हो गया 10,000। और 2000 ईस्वी में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 1500 से, लेकिन 2000 ईस्वी में जो शिक्षक पुराने थे उनका जो दरमाहा था वो 15 से 20,000 रुपए हुआ करता था, जो पुराने हेडमास्टर सब थे। और जनरली शिक्षक का दरमाहा भी 10,000, 8,000, 10,000 था। इसीलिए सरकार ने अपने लोड को कम करने के लिए शिक्षा मित्र की बहाली की थी 1500 रुपए। तो ये बात भी सच लगी। अब ये घटना है 2007 की, ये जो घटना है ये 2007 अगस्त 2007 की है। और उन्होंने बोला कि 2020 आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा जो कंपाउंडर था उसने बोला कि आएगा। तो उन्होंने पूछा कि इस बार जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो मेरे कंपाउंडर ने बोला बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 2020 में आपको अच्छा जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 1 लाख की। और जब मैंने ये बात सुना
तो मेरा जो ये दिमाग है ना, ये एकदम से चौक हो गया, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था। उस समय में 2007 में मैं लगभग 12-14 हजार रुपए कमा रहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 2020 में, यानी कि 13 साल के बाद 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को तो अभी ये सामान्य लग रहा है, लेकिन अभी आप लोगों का भी दिमाग चौक होने वाला है। क्यों बता दूं? क्योंकि 2020 तो चला गया, अब क्या आएगा? 2040 आएगा। आएगा 2040? पक्का? लिख दूं तो 2040 आएगा। अच्छा, इस बार तो जीरो नहीं बढ़ेगा ना सर? बढ़ेगा? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्या लगता है, नहीं बढ़ेगा? वो ज्यादा ही शौक है, उनको शौक लग गया कि ये जो बम फूटने वाला है ना, ये बहुत भयानक बम है, और इस बार जीरो बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? इस बार ये हो जाएगा 10 लाख। कितना दिन बाकी है? 14 साल। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि 14 साल के बाद आपका इनकम 10 लाख हो जाएगा? जो आरसीएम के अचीवर है उनको तो लग रहा है, और उनका हो भी जाएगा। आपका क्या होगा जनाबे यार? बोले क्या होगा सर? अभी 1 लाख वाले मजे ले रहे हैं और हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे आपके पिताजी रहते थे वैसे ही हम रह लेंगे। भाई, मेरे पिताजी कौन सा कमाते थे? हम लोग पैदा हो गए, उन्होंने कमाना नहीं सीखा, तो जैसे तैसे काम चल रहा था। जैसे तैसे काम चलाना है या कुछ अलग करना है? अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। अच्छा, कितने लोगों को बड़ा करना है? एक बार हाथ उठाएंगे जिनको बड़ा करना है। इतने से का क्या मतलब है सर? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर के लिए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आदरणीय दिलीप सर कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, उन्होंने एक चीज बताया था। अब मैं आपको उस बात पर लेके आता हूं। आप ये समझ गए होंगे कि इन्होंने बताया कि अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आप आरसीएम कर लीजिए। इस दुनिया में अमीर आदमी को अमीर बनाने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे। एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले। आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्कूल खोल लिए, बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल लिया, बहुत सारे लोगों ने, अभी हमारे मुखिया जी लोग हैं वो मछली का हैचरी खोल रहे हैं कमाने के लिए, वो मछली के व्यापार में है। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं, अलग अलग किस्म के सबके व्यापार है। जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में जमीन है, उनके पास में कमाने के ढेर सारे तरीके। लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है, अगर आप सामान्य बुद्धि के व्यक्ति है, भाई जो बहुत तेज है उसके लिए तो नौकरी है ना, वो तो नौकरी कर लेगा। जो पढ़ने में बहुत तेज है वो नौकरी कर लेगा। जिसके अंदर भगवान ने कोई खूबी दी है, वो कोई ना कोई कलाकार, वो यूट्यूब से पैसा कमा लेता है, वो कुछ और करके कम पैसा कमा लेता है। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि मेरे पास में कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो एक साधन आपके पास में बचा है जिसका नाम है आरसीएम। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बेरोजगारों का काम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जो पैसे वाले हैं उनका काम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नौकरी करते हैं ना उनको समय पर सैलरी मिलती है तो उनको आरसीएम का सामान खाने में उनके लिए अच्छा है।
लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये आरसीएम उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति इस दुनिया में सब तरफ से निराश है, लेकिन वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है आरसीएम। अगर आपने इस सिस्टम को ठीक तरीके से समझ लिया, अगर आपने इस सिस्टम को ठीक तरीके से जान लिया, अभी तक तो ये कहानी चल रही थी, मैं आपको वो तरीके, अभी हम बात करेंगे उस तरीके पे कि कैसे हम इस बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बर्दाश्त करके अपने आप को टिका के, अपने आप को तैयार करके, जिस प्रकार से एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को तैयार करता है, उस प्रकार से आपको आपके अपलाइन, आपका जो ग्रेट अपलाइन होता है, जो आपका कोच होता है, वो आपको उसी तरह से तैयार करता है। हाँ, हो सकता है कई बार आपको पता नहीं चलता हो, आपको लगता हो, क्योंकि जब एक कुम्हार अंदर में हाथ डालता है ना और ऊपर से जब ठोकता है ना, और अगर उस घड़े में जान होती तो शायद वो यही सोच रहा होगा कि अगर मैं जिंदा होकर मेरे हाथ में कोई छुरा दे दे तो मैं इस कुम्हार को मार दूं। नहीं, ऐसा ही सोचता होगा ना सर वो घड़ा। लेकिन क्या वो कुम्हार उस घड़े को कोई प्रताड़ित करता है? वो उस घड़े को तैयार कर रहा है। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम बना रहा था। वो चिलम बनाता था और उसको बेचता था, उसको अच्छे पैसे मिल जाते थे। एक दिन उस मिट्टी में से आवाज आई कि तू चिलम बनाता है और इसको बेचता है। जो इस चिलम का इस्तेमाल करता है उसका फेफड़ा भी जलता है और उसका घर भी जलता है कि नहीं? उसने कहा कुछ ऐसी चीज बना जो उसको भी ठंडक पहुंचाए और उसके घर को भी ठंडक पहुंचाए। और उस कुम्हार ने अपना इरादा बदल दिया। उसने चिलम की जगह क्या बनाना शुरू कर दिया? घड़ा बनाना शुरू कर दिया। अब उस घड़े को लोग ले जाते थे, उसमें पानी भरते थे, तो घड़ा भी शीतल होता था और जो उस पानी को पीता था वो भी शीतल होता था। आदमी का विचार जो है ना साथियों, देखिए सबसे बड़ी लड़ाई इस दुनिया में विचारों की है, सबसे बड़ी लड़ाई। और सबसे बड़ी अदालत जो है ना वो हमारे दिल में है। मुझे याद है मैं जब जांच घर चलाता था, नौकरी करता था, पैसा कमाता था तो बुरी आदतें भी थी, बुरी लत भी थी। मैं मछली खाता था, मीट खाता था, बहुत, सप्ताह में 6 दिन खाता था। जिस दिन बोर हो जाता था खाते खाते तो फिर घर पे खिचड़ी बनवाता था, बोले आज खिचड़ी बनाओ और कुछ नहीं। मैं ड्रिंक भी करता था, भांग भी खाता था, सुल्फे भी पीता था। मैं चेन स्मोकर था साहब। कुछ दिन तो ऐसा होता था कि 12-12 डिब्बी सिगरेट की पी जाता था, 50-50 पुड़िया शिखर के खा जाता था। पैसे कमाता था, कोई रोकने वाला था नहीं, पिताजी का अंकुश था नहीं, वो तो वहां थे, मैं यहां था। लेकिन एक दिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके लिए दवाई लेने गया, तो मन में एक विचार आया। वो विचार आया कि जब से ये लड़का पैदा हुआ है, वैसे उस पे पहले से भी दवाइयां खूब चलती थी, लेकिन मन में एक विचार आया कि जब से ये पैदा हुआ है दवाई बहुत लगती है। तब एक दूसरे विचार ने थप्पड़ मारा, कहा कि अच्छा, पूरे दिन में 500 का नोट भजा भजा के पान खाते हो, तुमको कभी अखरता नहीं। ये कोई बोल नहीं रहा था, मुझे कोई सिखा नहीं रहा था, मन से मन की बात चल रही थी साहब।
और जीवन में बहुत सुखद संयोग होता है जब मन से मन की बात चलती है। समस्या ये है कि हम मन से मन को बात करने ही नहीं देते, और दिल ने कहा कि नहीं, आज से पान बंद। उसने कहा कि आज से सुपारी बंद, और ये मन मान गया। मैं वहां से जाने वाला था पान की दुकान पे, क्योंकि जब मैं रात में जाता था ना तो मैं 10 खिल्ली पान लगवा के जाता था, और उस पान को मैं सुबह तक खर्च करता था। रात सोते सोते 5 खिल्ली, और सुबह जब तक दुकान पे आएंगे तब तक 5। उस दिन जब घर पे गया तो मैडम ने देखा उदास चेहरा। जो आदमी हरदम मुंह में पान रखने वाला हो और उसके मुंह में पान ना हो, तो उसकी वाइफ को शंका हुई, क्या हुआ सर, कोई दिक्कत हुआ? मैडम घबरा गई, कोई दिक्कत हुआ सर? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो नहीं, आपके मुंह में पान नहीं है। मैंने कहा छोड़ दिया। अब मैडम को लगता था कि साला इस आदमी ने पान छोड़ा है, कहीं मुझे ना छोड़ दे। बोली क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मन से मन की लड़ाई हुई, पान खाने वाला बीके पाठक आज हार गया। और साहब, आपके जीवन में भी मन से मन की लड़ाई होने दीजिए। एक मन है जो पराजय है और एक मन है जो विजय है। देखिए, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी है, दूसरी मिलेगी क्या? मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। भले ही उसमें आत्मा आप ही का होगा, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आपकी जिंदगी तो आप ही की है। यहां आपके माँ बाप है, आपका परिवार है, आपके भाई बंधु है, आपके सभी सगे संबंधी हैं, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ सपने हैं। जब आप घर पे जाते होंगे, कभी आप मां को एक पॉपकॉर्न का पैकेट ले जाके दे के देखिए। मैं अक्सर जब भी जाता हूं, जब मेरी मां मेरे पास होती है और पॉपकॉर्न वाला दिखाई दे जाए, तो मैं वो पॉपकॉर्न जरूर खरीदता हूं। वो मतलब जब मैं एक पैकेट पॉपकॉर्न मां को देता हूं ना, उसको कितना बड़ा कलेजा होता है, उसका 4 इंची कलेजा बढ़ जाता है। एक बार अगर हम ये सोचे, हम अपने परिवार को छोटे छोटे, बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पैसों में हम बहुत बड़ी खुशियां दे सकते हैं अपने परिवार को। सबका दिल आपकी तरफ है। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो कोच हैं, वो बोला करते हैं कि हर परिवार में कभी ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, इस दुनिया में नाम करेगा, वो अमीरों की श्रेणी में आएगा, और वो आने वाली 7 पुश्तों के भविष्य को सितारे पे लेके जाएगा। लेकिन अभी तो इससे भी जोरदार बात है, क्या वो व्यक्ति आप तो नहीं है? ये आपको सोचना है कि वो व्यक्ति आप हैं या नहीं। अगर आप हैं, तो मैं भी नौकरी करता था, अंदर अठारी के रेफरल हॉस्पिटल में मैं नौकरी करता था। मैंने जब देखा कि मैं ये 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकता हूं, मेरे मन में कहा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 2040 तक 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, तो आपका मन बोलेगा कि बहुत मुश्किल है, हाँ कि ना? तो मेरे मन में भी कहा कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो जिस तरह से मेरे जीवन में
एक महापुरुष आए, एक कोच आए, जिनकी बातों को मैंने समझा, जिनकी बातों को मैंने माना, और 2015 ईस्वी में मेरे घर में 1 लाख रुपया महीना का इनकम आने लगा था। टारगेट कब का था? 2020 का। लेकिन 2015 ईस्वी में मेरे घर में 1 लाख रुपया महीना आने लगा था। एक काम करिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाइए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाइए। अच्छा, गर्मी लग रही है बहुत सारे साथियों को, क्या गर्मी में देखिए, कहा जाता है कि गर्मी ना ऊन में है, ना गर्मी मई जून में है, गर्मी तो जुनून में होती है। एक कोयला होता है और एक हीरा होता है। क्या होता है? कोयला और हीरा। आप कहेंगे सर कोयला और हीरा तो दोनों बहुत बड़ी चीज है, कोयला छोटी सी चीज है और हीरा बड़ी चीज है। लेकिन साहब मैं आपको बता दूं कि कोयला और हीरा दोनों सगे भाई हैं। क्या है? कोयला ही हीरा बनता है। क्या होता है? कोयला ही हीरा बनता है। लेकिन कोयला हीरा कैसे बनता है? जब कोयला हजारों साल तक गहराई में दबा रहता है तो उसके ऊपर में जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है तब जाके वो हीरा बन जाता है। बात समझ गए? एक नदी है नर्मदा नदी। उस नदी में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में शालिग्राम भगवान होते हैं, ठीक है? नर्मदेश्वर भी बोलते हैं उनको, नर्मदा नदी से लाया जाता है। अब नर्मदा नदी में वो सब शालिग्राम ही कैसे होते हैं? तो एक्चुअली वो शालिग्राम पहले से रहते नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी की धारा इतनी तेज होती है कि उसमें जो पत्थर होते हैं वो उस पत्थर टकराते 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 घूमते टकराते टकराते वो सब शालिग्राम के रूप में आ जाते हैं, इसलिए उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। इस जीवन में साहब जिसने कठिनाई झेलना सीख लिया ना, वो हीरा बन जाएगा। कहा जाता है कि कोयला जब जमीन के अंदर होता है तो काला होता है और जमीन के बाहर होता है तो भी काला होता है। लेकिन अगर उसको लाल करना है तो क्या करना होगा? भट्टी में डालना होगा। और यहां जो ये गर्मी है ना साहब, यही तो भट्टी है, और क्या है? अगर इस भट्टी में अपने आप को डालना आप सीख गए तो साहब मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के 5 साल बाद आप अपनी कार के मालिक होंगे, नए कार के। सेकेंड हैंड कार के नहीं, सेकेंड हैंड कार तो कोई भी खरीद सकता है। और कार के केवल मालिक नहीं होंगे, कार पे आप चलेंगे। कार का मालिक होना अलग बात है, कार को भाड़े पे चलाना अलग बात है, और कार पे बैठ के चलना अलग बात है। तो आप कार पे बैठ के चलेंगे, ठीक है? तो मैं आरसीएम में आ गया, मैं समझा और मैंने क्या किया, आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। मैंने सोचा कि मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है और इसी लक्ष्य से मैं एक दिन अमीर बनूंगा। जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक सपना हमेशा मैं जागती आंखों से देखा करता था। जब भी मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति को काम करते हुए देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि अब इसको काम ना करना पड़े। ऐसा मुझे लगता था, और मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन में जवानी में इतने काम करूंगा कि मुझे बुढ़ापे में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि 2009 ईस्वी के बाद
मैं केवल और केवल आरसीएम की मीटिंग लेता हूं। अगर मेरे से कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो मैं केवल और केवल आरसीएम की मीटिंग लेता हूं। बाकी मेरे जो भी काम है वो काम तो चलता है, मेरा विद्यालय चलता है, मेरा नर्सिंग होम चलता है, लेकिन सब लोग स्टाफ चलाते हैं, मैं कुछ नहीं करता। क्या अभी मैं एक बात करूंगा, जो दिलीप सर ने बताया था कि 40% लोगों का इनकम जो है वो 15,000 से नीचे नीचे है। ठीक है सर। और सर ने बताया था कि 45% लोगों का जो इनकम है वो 50,000 से नीचे नीचे, यानी कि 15,000 से 50,000। और 12% लोगों का जो इनकम है वो 1 लाख से नीचे नीचे, यानी कि 50,000 से 1 लाख तक। क्लियर है? समझ रहे हैं? अब बाकी 3% लोग बचे जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। कितने लोग हैं? कितने परसेंट लोग हैं? 3% लोग। अच्छा, आप सभी लोग इसमें अपना अपना ढूंढ लीजिए परसेंटेज। अभी आप कितने परसेंट हैं? ढूंढ लिया? सभी लोगों ने ढूंढ लिया? अच्छा, एक बार ये बताइए कि आप जाना कितने परसेंट पे चाहते हैं? और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी जाना चाहते हैं। कितने परसेंट पे जाना चाहते हैं? एक बार बोलिए साहब, जोर से बोलिए, कितने परसेंट पे जाना चाहते हैं? और ये समझिए कि ये ऊपर वाला सुन रहा है, ये समझिए। अभी तो साहब मैंने 3% की बात की है, इससे ऊपर भी परसेंट है। कभी ऐसा आएगा जब आप 3% को पार करेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं 1% में जाऊं। बात समझ रहे हैं? जो लोग 3% को पार कर चुके हैं उनकी इच्छा क्या है कि मैं अब 1% में जाऊं। और 1% में जाने के लिए आपको 2 लाख से ज्यादा कमाने की जरूरत है। बात समझ गए? तो जो लोग इस 3% में जाना चाहते हैं उसके लिए अब मैं थोड़ी सी बात करूं। क्या 3% में जाना चाहते हैं? कितने परसेंट में? कितने परसेंट में? देखिए साहब, इस दुनिया में आपके जीवन में जो भी घटेगा, आपके जीवन में जो भी घटेगा उसको पहले, उस घटना को पहले आपको अंदर घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंदर घटाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में घटेगा। और मैं, हमारी जितनी माता बहनें, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति। बस होता क्या है कि आपके मन में सास बहू की लड़ाई चलती रहती है। ये जो घट रहा है वो चल रहा है, लेकिन अब आप उससे बाहर निकलिए। मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपकी सास जिंदा है तो सवेरे सवेरे सबसे पहले सास के पांव छूइए, दोनों पांव, दोनों हाथ से। कैसे छूना है? दोनों हाथ से दोनों पांव छू के अपने मस्तक में लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। भले ही आपने कल झगड़ा किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सवेरे सवेरे उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं सभी बेटों को, बेटियों को बोलना चाहता हूं,
आपके माता पिता अगर हैं तो सवेरे सवेरे एक बार उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण छूके। इस दुनिया में साहब हर चीज मिल जाएगी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद बहुत मुश्किल से मिलेगा। और जिसने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया ना, अभी मेरी माता जी मेरे से दूर है, लेकिन मैं उन्हें फोन करता हूं और सुबह जब मैं उनको प्रणाम करता हूं तो वो 1000 आशीर्वाद देती है। बहुत देर तक वो बोलती रहती है, जस लगे दुनिया की सारी कामयाबी मिले, बाल बच्चे को कामयाबी मिले, पता नहीं कितनी देर तक बोलती हैं, बाबा बैद्यनाथ का नाम ले लेकर के। कौन देगा इतना आशीर्वाद? कोई नहीं देगा। और आप बनना तो बड़े चाहते हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं लेंगे, मां बाप के पैर नहीं छुएंगे। कल झगड़ा हुआ था तो 5 दिन तक मुंह फुला के रखेंगे। अरे क्या हो गया? आप किससे मुंह फुला रहे? जिसने आपको जन्म दिया। आप किससे मुंह फुला रहे? जिसने आपको अपनी कोख में 9 महीने तक रखा, उससे। पता नहीं आपके कितने लात सहे होंगे, उस मां ने आपने पेट में लात चलाए होंगे, उसने तो कभी बुरा नहीं माना, कभी एक थप्पड़ नहीं मारा पेट में। वो चाहती तो आप इस दुनिया में आते ही नहीं। और ऐसे मां बाप से हम लोग लड़के झगड़ के और मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मैं मानता हूं पत्नी दूसरे मां की बेटी है, उसके अंदर वो ममता शायद नहीं आती होगी, लेकिन आप तो अपने बेटे हैं। क्या आपके अंदर ये ममता नहीं जागती? क्या आपने कभी मां से पूछा कि मां तेरा सपना क्या है? क्या आपने उस सपने को कभी लिखा? क्या जिस मां ने आपको पैदा किया उस मां को यह अधिकार नहीं है कि उसके आप सपने पूरे करें? सही बात यह है कि हम लोग बचते हैं, और बचने का एक रास्ता है हमारे पास कि मैं गरीब हूं, मैं कैसे अपने मां के सपने पूरा करूंगा, मैं गरीब हूं। तो साहब वही चीज आपको बाहर दिखाई देगी जो आपके अंदर चल रही होगी। तो सबसे पहले आज से अपने आप को गरीब मानना बंद करिए। सबसे पहला काम ये करिए कि इस दुनिया में साहब कोई अभागा नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो अभी जागा नहीं है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा और मैं आपको विश्वास दिला के जाऊंगा कि ये 1 लाख रुपया महीना तो आप हंसते हंसते 2 से 3 साल में कमा सकते हैं। हंसते हंसते कमा सकते हैं। हाँ, रोइएगा तो नहीं कमाइएगा, लेकिन हंसते हंसते आप कमा सकते हैं। बस आपको भरोसा होना चाहिए। आप बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं अगले 3 साल में मेरा इनकम 1 लाख रुपया महीना होगा। मैं आजकल वो काम करता हूं कि मेरा इनकम 1 लाख रुपया महीना होगा। मैं आजकल उन लोगों के साथ हूं कि मेरा इनकम 1 लाख रुपया महीना होगा। मैं आजकल वो बोलता हूं कि मेरा इनकम 1 लाख रुपया महीना होगा। आप बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे वो चीज आपके दिमाग में जाती है। अच्छा, हमारे बीच में कोई ड्राइवर है? कई बार आपको ऐसा लगता होगा जब आप गाड़ी चलाते होंगे कि गाड़ी में ब्रेक अपने आप लग गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? गाड़ी में सामने कोई आया और ब्रेक लग गया, मतलब पैर मेरा ही था, लेकिन मैंने तो इसको देखा भी नहीं, लेकिन ब्रेक लग गया। ये झूठ नहीं है, ये सच में होता है। क्योंकि ये काम कौन करता है? ये काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 तरह के माइंड है। 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे अंदर है। और कोई भी चीज तब तक परफेक्ट नहीं मानी जाती जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट नहीं हो जाता। इसीलिए हमारे गुरु लोग कहते हैं कि कभी भी अपने बच्चे को कमजोर मत बोलो, बुद्धू मत बोलो, बेवकूफ मत बोलो, गधा मत बोलो, क्योंकि अगर बार बार बोलोगे हो सकता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जिस दिन ये बात बैठ गई ना, वो गधा जैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को हमेशा बोलिए लाल बाबू बोलिए,
उसको हमेशा हमेशा उसको उत्साहित कीजिए, नहीं आप कर सकते हैं, आप ही तो है जो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। वो फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलिए बेटा कोई बात नहीं, आप सोचो अगर आपने पढ़ाई की होती अच्छे से तो आप एकदम बढ़िया नंबर से पास होते, कोई बात नहीं, अब समय है, अब आप करना शुरू कीजिए। उसको हम कमजोर बोल के हम उसको कभी भी मजबूत नहीं बना सकते। मैंने अपने जीवन में सीखा है साहब, मेरी क्या औकात थी कि मैं 1-2 लाख रुपया महीना कमाने का सपना भी देखूं। मैं ना पढ़ने में तेज था, ना हमारे पिताजी के पास में कोई संपत्ति थी, ना हमारे पिताजी ज्यादा कमाते थे। हम तो एक बिल्कुल निहायत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जहां पे कि अगर हमारे घर पे 2-4 ईंटें किसी कोठी गोरा के नीचे भी था तो वो भी हमारी माँ कहीं से चोरी करके लाई होगी, क्योंकि अपना तो हमने खरीदा नहीं, तो किसी ना किसी से या तो मांग के लाया होगा या चोरी करके लाया गया होगा। मुझे ये मानने में कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने हाथ से पैसे खर्चे करोड़ों रुपए मैंने मकान में और जमीन में लगाए। तो आज आप क्या है ये कोई मायने नहीं रखता। आप गरीब घर में पैदा लिए ये कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप गरीब होकर मरे नहीं, जिस दिन आप इस दुनिया से जाए उस दिन अमीरों की श्रेणी में अपना नाम लिखा के जाए, मायने ये रखता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसके अंदर बनना पड़ेगा। आप एक चीज देखते होंगे, आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी 3 व्हीलर खरीद लेते हैं, बैटरी वाला रिक्शा खरीद लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? इधर भी होता है, हम लोगों के इधर तो होता है, इधर भी होता है। क्यों खरीदते हैं पता है आपको? वो रिक्शा एक दिन में नहीं खरीदी जाती है। 5 साल पहले से उस आदमी के दिमाग में, जब वो किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, अच्छा नहीं होगा तो रिक्शा ले लेंगे। अब एक बार उसने ये बात अपने मन को दे दिया, अब मन को लगा कि यार ये काम आसान है। मन को क्या लगा? ये काम आसान है। वो उस इंटरव्यू में फेल हो गया। उसके मन में क्या चलने लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, रिक्शा खरीद लूंगा, रिक्शा खरीद लूंगा, रिक्शा खरीद लूंगा, रिक्शा खरीद लूंगा। ये बात उसने इतनी बार उस मन में बैठा दिया कि अब क्या किया, अब वो बोलने लगा यार मन करता है कि एक ये टोटो वाला रिक्शा खरीद। अब उसने 1-2 दोस्त को बोला, मुझे लगता है वो किसी इंजीनियर को तो बोला नहीं होगा। इंजीनियर को बोलता तो वो इंजीनियर उसको क्या बोलता कि अरे अभी तेरा उम्र बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी पढ़ ले थोड़े दिन। लेकिन उसने अपने किसी लंगोटिया दोस्त को बोला होगा जो पहले से रिक्शा चलाता होगा, तो वो कहेगा, उसको लगेगा अरे यार ये पढ़ा लिखा आदमी भी रिक्शे में आ जाएगा तो अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, है कि नहीं भाई? एक तो मूर्ख आदमी रिक्शा चला रहा है और जब उसके साथ एक पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो उसने कहा, बोला कि हाँ दोस्त एकदम तूने अच्छा डिसीजन लिया, ये तू खरीद ले, चल मैं तेरे साथ चलूंगा एजेंसी पे। गारंटर बन के एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। देखिए तो रिक्शा किसने खरीदवाया? उससे रिक्शा खरीदवाया उसके सबकॉन्शियस मन ने। जो बात उसने आज से 2-3 साल पहले से वो मन में डाला था। तो जब सबकॉन्शियस ब्रेन, एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ने जाता है और उस लड़के को उसके कुछ साथी जो है बोलते हैं कि चल ऑर्केस्ट्रा देखने चलते हैं, और वो उसको ले जाता है ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। वहीं पर उसका एक साथी मिल जाता है जिसके बारे में प्रचलित है कि इसके पास में कट्टा है, और वो अपने दोस्त को बता देता है कि देख इसके पास में कट्टा है। अब उसके ब्रेन में क्या गया, अब वो रात में सोने के लिए जाएगा तो उसके मन में होगा कि क्या जिंदगी होती है, एक अपने पास में भी होता क्या। अब बीज जिस चीज का लगाएगा फल उसी चीज का तो काटेगा। वो बात उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई, और सबकॉन्शियस ब्रेन का एक ही काम है
हेलो भैया, सबकॉन्शियस ब्रेन का एक ही काम है, उसको जो चीज आप इसमें डाल देंगे ना वो पूरा कर देगा। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं कि सबकॉन्शियस ब्रेन में आप डालो कि मैं 3% में आऊंगा। डाल सकते हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जो ऊपर उठाइए साहब, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोर जोर ताली बजाइए आप अपने लिए, क्योंकि आज आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में इस बात को डालूंगा कि मुझे 3% लोगों में आना है। क्लियर है? और जैसे ही आप इसको डाल देंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये हो जाए तो आपके घर में एक कॉपी हो, एक डायरी हो, किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, किसी दूसरे से एक पेज पे लिखवाए कि मैं 3% लोगों में शामिल हूं। क्या लिखना है? शामिल होऊंगा ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि शामिल होऊंगा लिखिएगा तो सबकॉन्शियस ब्रेन भी वही समझ जाएगा शामिल होऊंगा। बोले होऊंगा तो 10 साल 20 साल बाद हो जाऊंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना वो हमारा सीधी भाषा समझता है। क्या समझता है? सीधी भाषा। तो इसलिए आप लिखिए कि मैं, अच्छा ये लिख दीजिएगा तो आपको कितने लोग फांसी दे देंगे? कितने लोग आपको समाज से बाहर देंगे? कोई नहीं। हाँ, इसको देख के कुछ लोग आपको पागल जरूर बोलेंगे। क्या? इसको देख के आपको कुछ लोग पागल जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं साथियों एक चीज बता देता हूं, अकलमंद लोग नौकरी करते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। भाई जो अकलमंद है उनको नौकरी मिल जाती है? नहीं, अकलमंद लोगों को नौकरी मिल जाती है ना। अकलमंद लोग इंजीनियर बन जाते हैं, अकलमंद लोग डॉक्टर बन जाते हैं, अकलमंद लोग वकील बन जाते हैं, अकलमंद लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो पागल है ना वही लोग इतिहास रचते हैं। क्या? नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी नहीं की, लेकिन वो बड़ा पागल थे तो बड़ा पद उनको मिल गया। बात समझ रहे? आप इस बात को लिख के, अगर आप रोज लिखना नहीं चाहते तो अपने दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि रोज सुबह उठते ही आपकी नजर इस पे पड़े, मैं 3% लोगों में शामिल हूं, मैं दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हूं, मैं लाख रुपए की, मैं लाखपति क्लब में शामिल हूं। एक बार आप इसको लिख के टांग दीजिए साहब। जिस दिन बात ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी, वो साला जिस तरीके से होगा आपको वो लखपति बना के छोड़ेगा। लेकिन ये बात इसमें शामिल होनी चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी देख रहा हूं कि गर्मी है। मैं आपको ये होगा कैसे, इस पे बात कर ले, इस पे बात कर ले साहब। अब मैं एक चीज बताता हूं, पहले मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं। यहां अगल बगल में कोई ऐसा दुकानदार है जो 20-30-50 हजार का सेल डेली कर लेता है? चलिए उनका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे उनकी दुकान का फोटो बनाता हूं। ये दुकान है साहब, इसमें ये शटर लगी है ऐसे ऐसे, ये आदमी रोज शटर उठाते हैं, रोज शटर गिराते हैं, ठीक है? और जो इस इलाके का सबसे बड़ा दुकानदार है उसका सेल कितना होगा पर डे का? 2 लाख पर डे, 2 लाख पर डे, ओके, यानी 60 लाख रुपया महीना। ठीक है सर, कम तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने लायक बात है सर। अभी ध्यान किधर भी नहीं होना चाहिए, अभी ध्यान केवल इधर होना चाहिए। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोपाल चौधरी, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए उनके। ठीक है, ये उनकी फोटो है और इनके दुकान का जो इनकम है महीने का, वो लगभग 1.5 करोड़ का।
अच्छा, गोपाल चौधरी जी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? और जो लोग नहीं जानते हैं ना, अगली मीटिंग सरसोपाही में होगी अगले महीने में, आप वहां आ जाइएगा, मैं आपको उनसे मिला दूंगा। वो व्यक्ति एक समय था जब भैंस चराता था, भैंस को पोखर में ले जाके नहलाता था, आटा चक्की का मिल था, आटा पीसता था, पूरे शरीर पे आटा चक्की वाला कैसा हो जाता है? उजला उजला हो जाता है। तो भैंस के साथ में वो खुद भी जाके नहाते थे, हल जोता करते थे, हल जोतते थे, हाथ में ठेला पड़ जाता था हल जोतने से, क्योंकि पहले हल कभी नहीं जोते थे। एक समय ऐसा आया कि उनका जो हरवा था वो बोला कि एक बरद आपका है, एक बरद मेरा है, जब मैं जोतता हूं तो आपको भी जोतना पड़ेगा। और वो बोला हरवा कि मैं अपने खेत में जोतता हूं, आप अपने खेत में जोतिए, एक दिन मैं जोतूंगा, एक दिन आप जोतिए। और मैं जो अभी बता रहा हूं ना, उसी व्यक्ति का है ये 1.5 करोड़ का शेयर। ठीक है, अब मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछूंगा। ये जो व्यक्ति जिनका 60 लाख का सेल है, कितना पूंजी लगाया होगा इन्होंने? अंदाज बताइए। करोड़ों का? 1 करोड़ मान लें। अच्छा सर, गोपाल चौधरी जी ने कितना पूंजी लगाया? 0। जितने भी गरीब लोग हैं ना, जो अमीर मेंटेलिटी के साथ यहां बैठे हैं, ध्यान से समझिए इसको। गोपाल चौधरी जी 0 लगा के 1.5 करोड़ महीने का व्यापार करते हैं, और ये व्यक्ति 1 करोड़ लगा के 60 लाख का व्यापार करता है। ये व्यक्ति सुबह दुकान खोलता है या नहीं खोलता है? खोलता है, यानी समय भी देता है 10 बजे रात तक। सुबह कितने बजे से? 8 बजे से 10 बजे रात तक, मतलब 14 घंटा। और साहब, गोपाल चौधरी के समय का कोई पता नहीं है। उनका मन होता है तो 5 दिन दिल्ली घूम आते हैं, उनका मन होता है तो 10 दिन मुखियागिरी कर लेते हैं। पहले वो कटरा बहुत आते थे, लेकिन आजकल सुनने में आया है कि वो कटरा भी बहुत कम आते हैं, 2 तारीख को आते हैं। वो भी कोई मजबूरी नहीं है। इस बार आए थे? नहीं आए थे। एक बार जोरदार ताली बजाइए उसके लिए। यानी ये आदमी 14 घंटा डेली समय देता है, और इस व्यक्ति के समय का कोई पता नहीं है। समझिएगा ध्यान से, और दिमाग में आज भी ना भरे ना, तो किसी भी अपलाइन को पकड़ के गोपाल चौधरी से मिल लीजिएगा जाके। एक टाइम बनाइएगा, जाके उनसे मिलिएगा, बोले इसको देखना बहुत जरूरी है, जो हल जोतता था आज कैसे 1.5 करोड़ का बिजनेस करता है। तीसरा चीज, यहां पे स्टाफ लगता है कि नहीं लगता है? ये 60 लाख का सामान अपने से बेच लेता है कि 2-4 स्टाफ भी रखता है? गोपाल चौधरी के पास तो कितने स्टाफ हैं? एक भी नहीं है साहब। अरे भैया, ये मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। ये मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। इनके पास में एक भी स्टाफ नहीं है। और बता दूं आपको, ये जिस दिन दुकान नहीं जाएंगे बिक्री होगी। और गोपाल चौधरी का तो दुकान ही नहीं है, तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? ये है स्मार्ट बिजनेस, इसको कहते हैं। आज इनके घर पे कितना आता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोपाल चौधरी के घर पे 2 से 3 लाख रुपए महीने का इनकम आता है एवरेज। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये सिस्टम गरीब लोगों का सिस्टम है। अमीर लोगों के पास तो बहुत सिस्टम है, ये अमीर है इसीलिए इन्होंने ये किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर दिवाली के दिन किसी ने दुश्मनी से इनके घर में एक पेट्रोल की बोतल में आग लगा के इनके दुकान में फेंक दिया, तो इनका दुकान जल के राख हो जाएगा, और अगले दिन से इनकी कितनी बिक्री होगी? लेकिन क्या गोपाल चौधरी के साथ भी ऐसा हो सकता है?
क्योंकि उनका अपना दुकानें नहीं है तो कोई आग क्या लगाएगा। बात समझ रहे हैं? यस। यहां पे रिस्क है साहब, रिस्क। और यहां पे नो रिस्क, यहां पे कोई रिस्क नहीं है। कैसा धंधा बता रहा हूं मैं आपको, जहां लाखों रुपए की इनकम है, पूंजी कुछ नहीं लगाना, कुछ भी चीज पूंजी नहीं लगाना। हाँ, करना क्या है, बदलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा आपको। और बदलना क्यों जरूरी है ये मैं आपको अब बताऊंगा। बदलना क्यों जरूरी है, क्या क्या बदलना है और कैसे बदलेंगे तो आप लाख रुपए महीने पे जाएंगे। बता दो। देखिए, हम सब लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा के हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च कहां करते हैं? बाजार में। अच्छा, दुनिया में दो तरीके हैं पैसा कमाने के। कितने तरीके? दो तरीके। एक तरीका है कि आप नौकरी कर लो, नौकरी कर लीजिए, पैसा आ जाएगा। और दूसरा तरीका है व्यापार कर लीजिए। पहला नौकरी, दूसरा व्यापार। लेकिन अमीर बनने का केवल एक तरीका है, वो क्या है? व्यापार। पैसे कमाने के दो तरीके हैं, एक नौकरी और एक व्यापार। लेकिन पैसा कमा के कोई अमीर नहीं बनता है। और आपको लगता होगा कि हमारे गांव में फलाने बाबू है, उन्होंने पैसा कमाया, वो बाबू ने पैसा कमाया। तो अगर कोई एक नंबर का कमाए तो अमीर बन ही नहीं सकता, और दो नंबर का कमाए तो उसको वो हार्ट का पेशेंट हो जाता है, इसलिए वो वैसे भी अमीर नहीं बन सकता। हार्ट का पेशेंट अमीर होगा क्या सर? वो तो बेचारे का हार्ट। अमीर का मतलब क्या? जो हर तरह से मजबूत हो, ताकत में अमीर हो, स्वास्थ्य में अमीर हो, पैसे में अमीर हो, दान देने में अमीर हो, खिलाने में अमीर हो, खाने में अमीर हो, हर चीज में अमीर हो, उसको बोलते हैं अमीर। और एक आदमी है जिसके बैंक में 20 करोड़ रुपया है, वो बेड पे लेटा हुआ है, उसको पेशाब कराने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ता है, उसको हम अमीर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये चीज हमें समझना है, इसलिए हमें बाजार को समझना है। मैंने आपसे क्या पूछा कि पैसे कमाने के दो तरीके हैं, नौकरी और व्यापार, लेकिन अमीर बनने का एक ही तरीका है, व्यापार। और बाजार जो है ना साथियों, ये व्यापारियों से भरा हुआ है। अब इस बाजार को समझते हैं कि बाजार में क्या है कि हम लोग ग्राहक होते हैं। क्या होते हैं? ग्राहक। सामान कहां से खरीदते हैं? खुदरा दुकान से। खुदरा दुकानदार सामान बनाता है? नहीं बनाता है, ये भी कहीं से लाता है। ये कहां से खरीदता है? होलसेलर से। होलसेलर सामान बनाता है क्या? होलसेलर कहां से लाता है? डीलर से। डीलर सामान बनाता है क्या? ये कहां से लाता है? ये लाता है C&F से। और C&F सामान बनाता है क्या? ये कहां से लाता है? कंपनी से। और कंपनी सामान बनाती है, और बीच में एक प्रचार करने वाला होता है, प्रचारक। आपके गांव से कितने लोग प्रचारक हैं? कोई नहीं। आपके जिला से कोई प्रचारक है? इसका मतलब है कि प्रचारक बनना इतना आसान नहीं। क्या बात सही है? लेकिन मेरे जैसा प्रचारक बनना तो आसान है ना? क्या मेरे घर में इस महीना जो इनकम आया है वो आया है 1,08,023 रुपए। मैंने क्या किया? तो मैंने प्रचार किया। किस चीज का प्रचार किया? मैंने इस हेल्थ कार्ड का प्रचार किया। ठीक है। एक साथी ने मेरे से बोला कि सर इसका दाम है 227 रुपए, ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा भैया सर्च करके देखो, मोबाइल आपके पास में है, अमेजोन पे सर्च करिए 100% फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, पहला जो तेल आएगा वो आएगा 450 रुपए का। और 450 रुपए का जो तेल आएगा ना, उससे ये अच्छा है, क्योंकि इस पे लिखा है 1500 मिलीग्राम ओरिजिनोल।
इसलिए अब बताइए साहब, 450 रुपए का सामान 227 में मिले तो महंगा है या सस्ता है? क्लियर है? मैं इसका प्रचार करता हूं, मैं नमक का प्रचार करता हूं। टाटा लाइट जिसका कीमत कितना है? 50 रुपए से ऊपर। टाटा का जो ट्रिपल रिफाइंड नमक आता है, हरे कलर की पन्नी में, इसी से मिलता जुलता कलर है। पन्नी का कलर देख के पता चल जाएगा, डबल रिफाइंड का कलर लाल होता है पन्नी का। जो नमक आपको 50 रुपए में मिलता है, वो नमक यहां कितने में मिलता है? महंगा है कि सस्ता? सस्ता। मैं इसका प्रचार करता हूं। चाय पत्ती बहुत सारी पी होगी आपने। चमड़े पे कटिंग होती है चाय पत्ती की, चमड़े का सीट होता है, उस पे मशीन में ब्लेड लगा के कट कट कट, पत्ती तो पत्ती होती है पत्ते जैसा, उसकी कटिंग होती है। तो चमड़े पे जब कोई चीज काटी जाएगी तो चमड़े में से बुरादा निकलेगा कि नहीं? तो चमड़े की बुरादा वाला चाय पत्ती पीजिएगा तो उससे गैस बनेगा, क्योंकि चमड़े का वो पचता नहीं है, उसमें से एक केमिकल निकलता है। जब चमड़ा खोलता है ना पानी में, तो उसमें से एक केमिकल निकलता है जो गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है। ये लकड़ी के बुरादे, लकड़ी के सीट के ऊपर में कटिंग होती है। कौन सा चाय पिएंगे? आरसीएम का चाय पीजिए, दुनिया का सभी चाय को भूल जाइएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको साहब। आरसीएम का ढेर सारा प्रोडक्ट है यहाँ पे। बाजार का जो साबुन है ना, वो एक काम करता है, वो आदमी के शरीर का मैल निकालता है, लेकिन आरसीएम का साबुन ये आपके शरीर का भी मैल निकालेगा, और आपके घर में जो गरीबी की मैल बहुत दिन से जमी हुई है ना, उसको भी निकालेगा। साहब मैं 2 साल में टेक्निकल अचीवर बना था, और मेरा विश्वास है कि यहां पे बैठे हुए तमाम साथी 2 साल में टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, तमाम साथी। आपको मैं कुछ काम बताऊंगा, बस उस काम को करना शुरू कर दीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सर फुर्सते नहीं मिलता है। क्या कहेंगे लोग? फुर्सत नहीं मिलता है। मोबाइल देखने का फुर्सत मिलता है, जहां से कुछ नहीं होने वाला, आंख भी खराब, डाटा भी खराब, पैसा भी खराब, परिवार भी खराब, बाल बच्चे भी खराब, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए फुर्सत मिलता है। लेकिन आरसीएम का मीटिंग जूम पे देखेंगे, उसके लिए फुर्सत नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बच्चा डाटा खर्च कर दिया। अरे बच्चा तुम्हारा है कि मेरा है भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा डाटा खर्चा करेगा तो मैं रोकूंगा, तुम्हारा डाटा को तो तुम ही रोकोगे भाई। क्या घर में आटा हो ना हो, मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए, लेकिन उस डाटा को खर्च कैसे करते हैं? तो दिल रुबा तांगे वाली देख देख के उसको खर्च कर देते हैं। बात सही है कि नहीं है? अरे कुछ तो देखते ही है भैया, जूम मीटिंग देखना शुरू करो, कामयाबी आपके पास। 3 साल में संकल्प कर लीजिए कि मैं 3 साल में टेक्निकल अचीवर बनूंगा, फिर उसके बाद आरसीएम बन। फिर मत देखिए जूम मीटिंग, कोई बात नहीं, 3 साल के लिए कसम। फिर वही देखिए जो देखना आपको पसंद है। क्रिकेट देखना पसंद है, एक बार टेक्निकल पे आ जाइए, फिर वही देखिए। आपको नाच देखना पसंद है, आप वही देखिएगा, केवल 3 साल के लिए संकल्प के साथ आरसीएम का प्रोग्राम देखिए, और देखिए कि इस 3 साल में आपके जीवन में क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता, हम फॉरवर्ड है। अरे भाई रिजर्वेशन लेके क्या करोगे? मुझे तो नौकरी भी मिली थी, मैंने उसको भी छोड़ दिया। जाओ ले जाओ, तुम ही ले जाओ। मैं मालिक बन के जीना चाहता हूं, मैं नौकर बन के जीना नहीं चाहता। क्लियर है साहब? ये जो 50% में यहां कंपनी सामान बनाती है और 100% में ग्राहक खरीदता है, ये जो 50 रुपया है जिसके घर में जाता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में अमीर है।
जो बीच का बिचौलिए का पैसा है, ये जिनके जिनके घर में जाता है वो व्यक्ति अमीर है। बस एक चीज प्रयास कीजिए कि ये बिचौलिए का पैसा हमारे घर में कैसे आएगा, उसका प्रयास कर लीजिए। और ये यहाँ पे आरसीएम कहती है कि यहाँ पे आप यहाँ से सामान खरीदिए, और ये जो बिचौलिए का 50% पैसा है, सेवा केंद्र से आप सामान खरीदिए। कहां से? सेवा केंद्र से। यहाँ पे भी सेवा केंद्र है सर, क्या नाम है? मिथिलांचल सेवा केंद्र से आप सामान खरीदिए, और मिथिलांचल सेवा केंद्र से सामान खरीदिएगा तो उसका परिणाम होगा कि ये बिचौलिए का पैसा आप यहाँ एसोसिएट बायर है आपके घर में आएगा, और जब ये आपके घर में 50% पैसा आएगा तो आपके घर में खुशहाली आएगी। अब मेरा यहाँ पे एक दो सवाल और है साथियों। ये जो आपके गांव में दुकानदार हैं जो 60 लाख रुपया महीने का बेचते हैं, आपके गांव से सामान लेने दरभंगा से लोग तो आते होंगे, दरभंगा से आते हैं लोग, वहां नहीं आते। अच्छा, पंडोल से तो लोग आते होंगे, नहीं आते। सकरी से 5-6 किलोमीटर के रेंज। अब मुझे पता चला कि ये व्यक्ति ज्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये दिल्ली में भी किसी को ज्वाइन करा सकता है, और ये दुकानदार तो 5-6 किलोमीटर का ही लोग आएगा। इसके पास में और कोई उपाय है? 10-20 किलोमीटर से लोग आएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे गोपाल चौधरी हैं, आपके बीच में दिलीप सर है, दिलीप सर ने पंजाब में भी ज्वाइन कराया है, यानी पंजाब का ग्राहक भी वहां से खरीदेगा तो इनके घर में पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है? आपका कोई रिश्तेदार हिमाचल प्रदेश में रहता है, वहां पे सामान खरीदेगा, वहां से भी पैसा आएगा। आप यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में ये व्यक्ति केवल कटरा में बिजनेस करेगा, और ये व्यक्ति पूरा भारत में बिजनेस करेगा। आज अगर एक दुकान इनके बगल में इससे बढ़िया खुल जाए, रोज खुल रही है, पता नहीं कब इनका दुकान चौपट हो जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति का कभी भी दुकान चौपट नहीं होगा, क्योंकि ये जितना है उससे बढ़ेगा ही, उससे कम नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस पैसा, ये जो पैसा है जिसमें प्रचारक का पैसा है, जिसमें डीलर का पैसा है, होलसेलर का पैसा है, C&F का पैसा है, खुदरा दुकान का पैसा है, जिस दिन ये पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई तो एक बार जोर से बोलिए यस। हमारे बीच में नए साथी जो आज आए हैं, जो अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं है कोई? एक बार आप खड़े हो जाइए अपनी जगह से। जो अभी तक आरसीएम का सामान नहीं खा रहे हैं, आप में से भी है कोई भाई लोग? आप खड़े हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए कि सामान बाजार से खरीदना चाहिए कि आरसीएम से? जो नए लोग हैं, क्या सर, सामान बाजार से खरीदना चाहिए कि आरसीएम से? देखिए सीधा, एक बार बैठ जाइए, बहुत एक बार जोरदार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला। बाजार से सामान हमारे पिताजी ने भी खरीदा, हमारे दादाजी ने भी खरीदा, हमारे पुश्तैन सब ने खरीदा। कभी आज तक बाजार में उनको 1 रुपया दिया? बल्कि बाजार में नकली सामान खाने की वजह से कई बार बीमारी हमारे घर में आई, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। और मैंने जब से सामान खरीदना शुरू किया, आज यहाँ पे दिलीप सर ने जब से सामान खरीदना शुरू किया, आज उमेश सर ने जब से सामान खरीदना शुरू किया, आज राजकुमार सर ने जब से सामान खरीदना शुरू किया, आज लालू सर हैं, संतोष सर हैं, रविंदर जी ने भी बोला था कि 2600 रुपया बोला था सर आप, इनके घर में 2600 रुपया है। लालू जी ने बोला था 5 लाख से ऊपर आया है, संतोष जी के घर में 50 लाख से ऊपर सर, राजकुमार सर के घर में आया है।
50 लाख से ऊपर दिलीप सर के घर में आया है। आरसीएम से सामान खरीदने पे पैसा आता है और बाजार से सामान खरीदने पे पैसा जाता है। अब ये आपका निर्णय है कि आपको क्या करना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ, सुरेंद्र में तो ज्वाइन था, आजकल देखते हैं वो तो ठेला चलाता है, कुछ नहीं करता है। तो भैया, आरसीएम से खरीदने पे पैसा आता है, कम खरीदोगे तो कम पैसा आएगा, ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, 10% खरीदेंगे तो 10% पैसा आएगा, 100% खरीदेंगे तो 100% पैसा आएगा, 100% बदलेंगे तो 100% पैसा आएगा। अच्छा, अब क्या सर खरीदने से लाख रुपया महीना आएगा? नहीं आएगा, मैं बोलता हूं नहीं आएगा। लाख रुपया महीना खरीद पे आने के लिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, रोज तो बताते हो, कभी मोदी की बात बताते हो, कभी नीतीश कुमार की बात बताते हो, रोज बताते हो। अभी जन्माष्टमी होगी, कौन सा नाच कहाँ आएगा, कौन सा मेला कहाँ लगेगा, रोज तो बताते ही हो। नहीं बताते, एक शर्ट खरीद के लाते हैं, 15 आदमी को बताते हैं। अभी तो आपने बताया इस दुकानदार के बारे में कि 60 लाख कमा रहा है। क्या देगा ये दुकानदार आपको? आरसीएम के बारे में बताएंगे तो आरसीएम देगा। तो बता सकते हैं? देखिए सर, दो काम करना है, दो काम करना है। क्या खाना है? बताना है। क्या करना है? बताना है। खाना है और खाना है और मैं सुबह जांच घर खोलता था, फिर ड्यूटी पे जाता था, फिर जांच घर में आता था। सुबह से लेके शाम तक अगर किसी ने पूछ दिया, सर आप टाई लगा के जांच क्यों करते हैं, मैं कहता था रात में बताऊंगा, 9 बजे के बाद फुर्सत है? वो कहता था जी सर 9 बजे के बाद तो मैं घर पे रहता हूं। तो मैं कहता था एड्रेस लिख के दे दो, मैं आपको घर पे आ जाऊंगा। ये अभी मैं ड्यूटी में हूं, अभी नहीं बताऊंगा। और जो आदमी सीरियस होता था वो अपना एड्रेस दे देता था। मैं रात में उनके घर पे जाता था 9 बजे, मैं उनके घर पे जाके डेमो लगाता था, मैं उनके घर पे जाके प्रोडक्ट दिखाता था, उनको बताता था, और वो आरसीएम में ज्वाइन करते थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 9 बजे के बाद भी काम करते रहते हैं? 9 बजे के बाद भी काम करते हैं? नहीं, आरसीएम वाले की बात नहीं हो रही, जो आरसीएम में नहीं है या जो आरसीएम में कुछ नहीं कर रहे हैं, 9 बजे के बाद भी काम करते हैं। तो 9 बजे के बाद एक मित्र के पास चले जाइए, 9 बजे 8 बजे जब लोग फ्री हो, कोई 8 बजे फ्री हो, आप 8 बजे चले जाइए, लेकिन जाइए तब जब वो फ्री हो। जब वो काम में हो तब मत जाइए। कोई काम कर रहा हो उस समय में मत बताइए। किसी टीचर को बताना है तो स्कूल में मत बताइए, उससे टाइम लेके उसके घर पे बताइए। मैंने एक चीज का संकल्प लिया था कि मैं किसी को काम करते समय नहीं बताऊंगा, और दूसरा मैं जब खुद काम में रहूंगा तब नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब हम एक काम करते हुए दूसरे काम में हाथ डालते हैं तो हमारा पहला काम भी खराब हो जाता है। और तीसरा मैंने संकल्प लिया था कि मैं किसी को नहीं जुड़ने के लिए बोलूंगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को जुड़ने के लिए नहीं बोलूंगा, और मैं किसी को सामान खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं किसी को नहीं बोलता था कि सर मेरा सामान खरीद लीजिए। मैं बोलता था सर चाय पत्ती है, एक बार पिएंगे ना सर, जीवन भर इसी चाय पत्ती को पिएंगे, क्योंकि ये छूटेगी नहीं आपसे। और ये बोल के मैं रख देता था, मैं उससे कभी नहीं कहता था इसको ले लीजिए। और जब मैं उसको रख देता था तो आदमी कहता था कि सर ये ले सकता हूं क्या मैं? तो मैं बोलता था ले लीजिए। मैं बताता था कि आप न्यूट्रीचार्ज मेन खाइए अगर पुरुष बनकर रहना चाहते हैं। जो पुरुष हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मर्दानगी बनी रहे, हम हट्ठा कट्ठा बने रहे, हमारा मसल बना रहे, हम बुढ़ापे में भी। मैं बताऊं सर आपको, मेरे पास एक 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति
वही व्यक्ति जिसका जो गोभी काटता था तो मैं उसका पत्ता लाता था जिसके खेत से। जब वो बुजुर्ग हो गया, बेचारा कमजोर हो गया, वो व्यक्ति मेरे से मरते दिन तक सर उसने न्यूट्रीचार्ज खाया था और नहा धो के खाना वाना खा के खाट पे गया और मर गया। मरते दिन तक इस एक टैबलेट का सेवन करता था। अगर आप चाहते हैं आपके घुटने में दर्द ना हो, अगर आप चाहते हैं आपके कमर में दर्द ना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी आंखों में रोशनी हो, अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, तो मरते दिन तक इस एक टैबलेट को खाइए। आप खा के देखिए सर, अगर आपने 3 महीना ले लिया तो फिर आपको ना सर्दी सताएगी, ना बुखार सताएगा, ना पेट खराब सताएगा, हर तरह की बीमारी से आपको राहत मिलेगी। इसको लेते रहना है। कब तक लेना है? मरते दम तक। और जिन माता बहनों को माहवारी होता है उनको इसमें से एक टैबलेट लेना है। कब तक? जब तक माहवारी होता रहेगा तब तक, क्योंकि आपके शरीर से जो खून निकलता है उस खून की पूर्ति के लिए ये टैबलेट बनी है। माहवारी जैसे बंद हो जाएगी उसके बाद फिर यही लेना है। कब तक? मरते दम तक। कब तक? मरते दम तक। आपको डॉक्टर के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। आप डॉक्टर से बचिएगा साहब, और जो डॉक्टर से बचेगा ना वही इस दुनिया में असली कमाई करेगा। आप ये बात समझ लीजिए। जो डॉक्टर से बचेगा, जो वकील से बचेगा, वही व्यक्ति पैसा बचा पाएगा। तो मैंने ये सब बताना शुरू कर दिया, आप भी ये सब बताना शुरू कर दीजिए। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताने में कोई दिक्कत है? हाँ, लेकिन लास्ट बात बता देता हूं, जब आप बताने जाइएगा तो लोग कहेगा कि वो तो पगलाइए गया था, तू भी पगला गया है। बोलिएगा कि हाँ भैया, दिलीप जी को देख के मैं भी पगला गया। जब मैं दिलीप जी को देखता हूं ना, उनका इनकम देखता हूं, उनके परिवार में भाईचारा देखता हूं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आरसीएम करने वाले के भाइयों में कभी लड़ाई नहीं होती। आपका दिल नहीं करता कि हम भी ऐसी रहें? तो करिए ना साहब, आरसीएम करिए ना जम के। आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन जाइएगा। भाई तो छोड़िए, पड़ोसी से भी कभी लड़ाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देने वाला बन जाइएगा, कभी लेने के लिए नहीं जाइएगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में खत्म करना चाहूंगा। एक पारस मनी की कहानी है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे नजर में आरसीएम पारस मनी पत्थर है। आरसीएम जो है वो कल्प वृक्ष है। एक बार आप उसका पेड़ बना लीजिए, पेड़ तैयार कर लीजिए, उसके नीचे आके बोलिएगा आरसीएम मकान चाहिए, मकान दे देगा। आपको बोलिएगा आरसीएम कार चाहिए, वो आपको कार देगा। बोलिएगा आरसीएम मुझे मेरी माता जी को पूरा तीर्थ कराना है, वो कराएगा। वो कहेगा तथास्तु, लेकिन वो पेड़ थोड़ा बड़ा होने दीजिए। आरसीएम का पेड़ बड़ा कैसे होगा? जब हम आरसीएम से सामान खरीदेंगे और खरीदने वाले लोगों को तैयार करेंगे। बहुत सारा टॉपिक था जो रह गया है, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है और आप लोगों को भी बहुत गर्मी लग रही होगी। मुझे तो कहिएगा 1-2 घंटे और बोलता रहूंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग मुझे छोड़ छोड़ के जाने लगे। ठीक है साहब? तो एक गुरु जी थे, चेला जी थे, एक मंदिर में एक पत्थर रखा हुआ था, चमकीला सा पत्थर। और वो चेला जब जब साफ करने जाता तो पत्थर इधर से उधर होता। गुरु जी से बोला, गुरु जी ये पत्थर क्या है, मुझे बताइए ये पत्थर क्या है। तो गुरु जी ने बोला, तू एक काम कर, इस पत्थर को जा ले जाके बेच ले, लेकिन हाँ बेचना मत, किसी को देना मत, खाली पूछना इसकी कीमत क्या है। तो वो चेला गया एक सब्जी वाले के पास, उसने बोला कि भैया ये पत्थर बेचना है। तो सब्जी वाले ने बोला कि पत्थर चमकीला है, दे दे, बेचना है तो बोला कि क्या दोगे? बोला क्या देंगे? ले जा, जो सब्जी ले जाना चाहते हो। बोले कितना दोगे? बोले ले जा, तू 5 किलो आलू ले जा। तो उस चेले ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं बेचूंगा, ये दूसरे दिन आऊंगा। फिर वो एक किराने वाले के पास गया। किराने वाले ने पत्थर देखा, अच्छा लगा, बोला कोई बात नहीं, इसको मैं भगवान के मंदिर में रख दूंगा, दे दे। क्या देगा? बोला ले जा, 100-200 रुपए ले जा। वो एक कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने उस पत्थर को देखा, बोला ठीक है रख दे, पूजा के अलमारी में रख दूंगा, अच्छा दिखता है। बोला क्या दोगे? बोला ले जा, जो ले
जाना हो, एक दो पेंट पीस ले जा, शर्ट का पीस ले जा, क्या लेगा बता? 500 रुपए ले जा, अच्छा दिखता है देखने में। वो पत्थर लेके एक जौहरी के पास चला गया, एक सुनार की दुकान पे चला गया। वो जौहरी जानकार था और उस जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा, उस पत्थर को दूर से देखते ही उस जौहरी ने एक लाल कपड़ा बिछा दिया। बोला गुरुजी इस पत्थर को इस लाल कपड़े पे रखिए। और उस पत्थर के चारों तरफ घूम के उसने प्रदक्षिणा किए, उसको प्रणाम किया और उसने उस शिष्य से पूछा कि बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे ये पत्थर बेचना है, कितना दे सकते आप? तो उस जौहरी ने कहा कि मेरे दुकान में जितना सोना चांदी है सब ले जा, ये पत्थर मुझे दे दे। लेकिन उस चेला को तो मना किया था कि पत्थर बेचना नहीं है, तो उस चेला ने कहा कि इसको बेचना नहीं है। तो जौहरी बोला कि अब तो ये पत्थर मैं जाने नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई होने लगी। ये खबर राजा के दरबार तक पहुंची। पत्थर लेके ये दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के दरबार में जो जौहरी था उसने राजा से कहा कि राजा साहब ये रात चली जाए तो जाने दीजिए, लेकिन पत्थर मत जाने दीजिएगा। अब वो जो चेला था उसने कहा कि राजा साहब आज तो मुझे इसको बेचने की इजाजत नहीं है। राजा ने कहा कि देख पूरा तो नहीं लेकिन आधा राज मैं तुझे दे दूंगा, ये पत्थर तू यहां रख दे। लेकिन उस चेला को बोला, चेला ने कहा कि मैं एक बार गुरुजी के पास जाता हूं, उसके बाद आप राजा हैं, आपकी मर्जी हो, आप गुरुजी से मंगवा लीजिएगा। और वो पत्थर लेके गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला गुरुजी आप धन्य हैं, आपने ही बता दिया होता कि ये क्या है। तो गुरुजी ने बताया बेटा मैं तुझे बताता तो तेरे समझ में नहीं आता। साथियों आज आपको आरसीएम में नहीं समझ आ रहा है, बस ये समझ लीजिए कि ये आरसीएम वही पारसमणि पत्थर है। एक समय के बाद आरसीएम के अचीवर का मकान इस दरभंगा जिले में हो सकता है सबसे बड़ा मकान कटरा में हो। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब एक हेलीकॉप्टर उस कटरा के उस मकान पर उतरेगा, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पारसमणि पत्थर है। ये लोहे को सोने में बनाती है और इसमें ये नहीं लिखा है कि इसकी एक्सपायरी कितनी है, इसलिए कितना भी लोहे को ये सोने में बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में राजकुमार सर को और दिलीप सर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर।